किसान आईएएस में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे आदर्श आचार संहिता क्या होती है, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, शॉर्ट में कहते हैं एमसीसी। तो इसको आज हम समझेंगे कि आखिर ये इसका मतलब क्या है, ये इसका इतिहास क्या है, ये कैसे आया। फिर देखेंगे इसके कुछ नियम क्या हुए और जो वर्तमान की स्थिति है उस पर भी हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो आइए समझिए कि पहले ये हम देखते हैं इसका मतलब क्या है, ये होता क्या है, इसके अर्थ को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, चुनाव जब भी होता है, चूंकि लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है इसलिए हम लोग लोकसभा के संदर्भ में इसको समझेंगे। तो जिस दिन से अधिसूचना चुनाव की जारी होती है, यानी अर्थात जिस दिन से नोटिफिकेशन जारी हो जाता है चुनाव का, उस दिन से लेकर के चुनाव परिणाम आने तक भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जितनी भी राजनीतिक दल हैं भारत में, उनके लिए जो गाइडलाइन तय की गई है, जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, जो विनियम बनाए जाते हैं, उसी को हम कहते हैं आदर्श आचार संहिता। मतलब समझ गए? यानी इसका मतलब यही है कि जो भी चुनाव के दौरान पार्टियां कैसा अपना व्यवहार करेंगी, उनके लिए क्या नियम लागू होंगे, क्या वो कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों का जो दिशा निर्देश देती है निर्वाचन आयोग, उसी को हम कहते हैं आदर्श आचार संहिता। तो देखिए, हमने कहा कि जैसे ही अधिसूचना जारी होती है ये वैसे लागू हो जाती है और परिणाम आने तक ये लागू रहती है। सामान्यतः आप देखेंगे इसके 8 आधार हैं। नंबर 1 सामान्य व्यवहार, नंबर 2 बैठक, नंबर 3 जुलूस, नंबर 4 मतदान, नंबर 5 पोलिंग बूथ, नंबर 6 पर्यवेक्षक, नंबर 7 सत्ताधारी दल और नंबर 8 चुनाव घोषणा पत्र। यानी इन्हीं आधारों को बना करके, इन्हीं 8 आधारों को ध्यान में रख करके भारत का निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण करती है। यानी कि जो भी नियम बनाए जाते हैं पार्टियों के लिए कि चुनाव के दौरान आप ऐसा व्यवहार करेंगे, वो इन्हीं आधारों को लेकर के बनाया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पे हम बात करेंगे इसके इतिहास पर। तो इतिहास देखिए क्या है। सबसे पहली बात कि जो आदर्श आचार संहिता है, इसका उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ये वास्तव में एक परंपरा के तौर पर भारत में विकसित हुआ, यानी कि सभी राजनीतिक पार्टियों की सहमति से ये भारत में आया और धीरे धीरे इसका विकास हुआ। और सबसे पहले भारत में 1960 में केरल विधानसभा में इसका प्रयोग किया गया। यानी सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव हुआ और वहीं से इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद आप देखेंगे 1962 में, 1962 में ये लोकसभा में भी इसको मान्यता दी गई। यानी लोकसभा चुनाव में भी प्रयोग हुआ 1962 में। इसके बाद आप देखिएगा 1967 में लोकसभा और प्लस सभी विधानसभाओं में भी इसका प्रयोग होना शुरू हो गया। और आगे आकर के आप देखेंगे 1979 में, 1979 में जो सत्ता दल होता है, जैसे चुनाव जब होता है तो आप जानिए कि क्या ऐसा तो है नहीं कि सरकार नहीं होती, सरकार तो होती ही है। जैसे प्रेजेंट टाइम में चुनाव हो रहा है तो इसका मतलब कि भारत में प्रधानमंत्री कोई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री तो हैं ही हैं, तो इसको कहेंगे सत्ताधारी दल। तो सत्ताधारी दल के लिए क्या नियम बनेंगे, उसके लिए क्या अलग से कुछ नियम बनाया गया सत्ताधारी दलों के लिए। यानी सत्ताधारी दल जो हैं वो चुनाव में कुछ एक्स्ट्रा लाभ ना ले पाए, इसके लिए नियम बनाए गए 1979 में। यानी कि सत्ताधारी दल के लिए अलग से नियम बनाए गए, नियम बने, या आप कहिए कि एक सेक्शन
सेक्शन जोड़ा गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका इतिहास रहा भारत में। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कुछ सामान्य नियमों पर। यही इंपॉर्टेंट है कि उस समय क्या क्या होता है। तो जो ये नियम बनाए गए हैं वो भी कुछ आधार हैं, जैसे सामान्य नियम क्या होंगे, राजनीतिक दल कैसा व्यवहार करेंगे, उनके लिए क्या नियम लागू होंगे, जुलूस संबंधी क्या नियम होंगे, मतदान संबंधी क्या नियम होंगे, सत्ताधारी दलों के क्या नियम होंगे, मुख्यमंत्री संबंधी नियम क्या होंगे, अधिकारियों संबंधी नियम क्या होंगे, और लाउड स्पीकर चलाने को लेकर के क्या क्या नियम होंगे। इस पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य नियमों की। सामान्य नियमों की सबसे पहले हम बात करेंगे और आइए देखते हैं कि सामान्य नियमों में क्या है कि सामान्यतः जो भी राजनीतिक दल होंगे, राजनीतिक पार्टियां जो होंगी, वो जाति, धर्म, भाषा के आधार पर समाज में कुछ ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे समाज में मतभेद बढ़े। साथ ही साथ आप देखेंगे धार्मिक स्थलों का प्रयोग राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में नहीं करेंगे। ये एक नियम हो गया, सामान्य नियम। दूसरी बात, जो भी आप अपने विरोधियों की आलोचना करेंगे, उसकी नीतियों की करेंगे, उसके पुराने कार्यक्रमों की करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी आप किसी पर नहीं कर सकते, व्यक्तिगत आलोचना आप किसी की नहीं करेंगे। यह है। तीसरी बात आप देखेंगे, मतदान जो होता है उसमें राजनीतिक पार्टियां अक्सर आप सुनते होंगे कि लालच देती हैं मतदाताओं को। तो ये भी कहा गया है कि सामान्य नियम में ही कि मतदाताओं को किसी भी प्रकार से आप रिश्वत देने की कोशिश नहीं करेंगे, किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं देंगे, साथ ही साथ आप उनको डरा करके, धमका करके आप वोट लेने का प्रयास नहीं करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे अनुमति के बिना, जैसे मान लो किसी का मकान है, अब उसके मकान पे आपने दीवार पे पोस्टर लगा दिया अपने पार्टी का, आपने किसी की जमीन पर आपने पंडाल लगा दिया, तो ये भी आप नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर के आप ये जान लीजिए कि किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है, अगर उसकी अनुमति नहीं है तो आप उसके दीवार को यूज नहीं कर सकते, ना ही उसकी जमीन को आप यूज कर सकते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखिएगा कि कोई अगर आपका विरोधी दल है तो उसके जुलूस में किसी भी प्रकार की आप बाधा पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस तरह से कुछ सामान्य नियम बनाए गए हैं। नंबर 2 पर देखेंगे राजनीतिक दल संबंधी नियम क्या है, यानी राजनीतिक जो पार्टियां हैं उन पार्टियों के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं उसको आप देखिए। जैसे राजनीतिक पार्टियों को सभा करना होता है, ठीक है, पूरा सम्मेलन करते हैं, तो जो सभा करनी है इसकी सूचना, स्थान, समय पहले से ही आपको पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध करानी पड़ेगी। मतलब इसकी जानकारी देनी पड़ेगी कि हम फला जगह पर इस समय जुलूस करने जा रहे हैं, यानी कि पुलिस अधिकारियों को आपको इसकी सूचना पहले ही देनी पड़ेगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि सभा में अगर आपको लाउड स्पीकर का यूज करना है तो इस लाउड स्पीकर की पूर्व अनुमति भी आपको अधिकारियों से लेनी पड़ेगी। इसके अलावा आप देखेंगे विघ्न डालने वाले, जैसे मान लिया आपकी सभा हो रही है और सभा में कोई विघ्न डाल रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हम उनसे निपट लेंगे खुद ही, नहीं। अगर पुलिस उसमें कोई कार्रवाई कर रही है तो राजनीतिक दल का ये दायित्व होगा कि वो पुलिस को मदद करे उन लोगों को पकड़ने के लिए। यानी विघ्न डालने वाले, जो भी जुलूस में, सभा में विघ्न डालने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ जब पुलिस काम करेगी तो उसमें ये उम्मीद करेगी कि आप पुलिस की मदद करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे अगर हम जुलूस संबंधी नियम देखें तो इस पे देखते हैं, जुलूस संबंधी नियम जो बनाए गए हैं इसमें यह भी कहा गया है कि जुलूस कहां से निकलेगा, जुलूस कहां से निकलेगा, कहां पर समाप्त होगा और कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे समाप्त होगा, किस रास्ते से होकर के गुजरेगा, ये सारी जानकारी आपको पहले से ही जुलूस के बारे में पुलिस अधिकारियों को देनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जो यातायात है, यातायात को आप किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे जुलूस के माध्यम से। जुलूस आपका हमेशा दाईं ओर से निकलेगा और बाईं ओर से सारे यातायात अब सुविधाएं जो हैं वो मिलती रहेंगी, सारे वाहन चलते रहेंगे। यानी हमेशा दाईं ओर से आप
वाहनों को लेकर के और सॉरी जुलूस को लेकर के चलेंगे। यातायात को आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके अलावा जब जुलूस आपका निकल रहा है तो उसमें लाठी डंडे किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र जिससे मारपीट होने पर उसका प्रयोग करके हिंसा फैलाई जा सके, ऐसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज आप जुलूस में नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे मतदान संबंधी नियम क्या होते हैं आचार संहिता के समय, इसको समझिए। जब मतदान हो रहा होता है तो वहां पर बहुत से राजनीतिक पार्टियों के एजेंट कार्यकर्ता बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो अधिकृत कार्यकर्ता है उसी के पास बिल्ला होना चाहिए, परिचय पत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको अलॉट हुआ है परिचय पत्र या बिल्ला मिला हुआ है और हम दे दिए किसी और को, वो लगा करके वहां एजेंट बनकर खड़ा हुआ, ऐसा नहीं। जो भी अधिकृत किया गया है कार्यकर्ता, उसी कार्यकर्ता को ही बिल्ला और परिचय पत्र दिया या पहचान पत्र दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप जब वोटिंग करने जाते हैं, जब आप मतदान करने जाते हैं तो एक स्लिप होती है, उसमें आपका सारा डिटेल रहता है। तो जनरली राजनीतिक पार्टियां अपना कैंप लगाती हैं और उस कैंप से आपको पर्ची अवेलेबल हो जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो ये पर्ची होती है, इस पर्ची पर किसी भी नेता की फोटो नहीं होनी चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल का उस पर चुनाव निशान भी नहीं होना चाहिए, अर्थात उस पर्ची में आपकी व्यक्तिगत डिटेल के अलावा और भी कोई भी चीज उस पर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज आप ध्यान रखिएगा, जिस दिन मतदान हो रहा है उस दिन, जिस दिन मतदान हो रहा है उस दिन और उसके अलावा उसके 24 घंटे पहले से आप किसी को भी शराब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, यानी वाइन को बांटने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। 24 घंटे पहले, मतदान होने से 24 घंटा पहले से आप किसी को शराब नहीं बांट सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप अगर उस दिन कोई भी वाहन चलाते हैं तो परमिटेड वाहन ही चल सकते हैं, यानी वाहन चलाने के लिए जो वाहन परमिट जिनको मिला होगा वही वाहन आप चला सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल वाहन आप नहीं चला सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये नियम हो गए आपके मतदान वाले। अब देखते हैं सत्ताधारी दल के संबंधी कुछ नियम बनाए गए हैं, यानी कि जो पार्टी सत्ता में है, जैसे मान लिया आप देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है लेकिन विधानसभा में भी तो सेम राजनीतिक दल हो सकते हैं। जैसे मान लिया केंद्र में अगर हम कहें कि बीजेपी की गवर्नमेंट है तो राज्य मान लिया यूपी है आपका, तो यूपी में क्या है, बीजेपी की सरकार है। तो कुल मिलाकर के सत्ताधारी दलों के लिए क्या क्या नियम हैं उस पर आइए चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहली चीज, जो मंत्री लोग होंगे, जो मिनिस्टर्स होंगे, वो मिनिस्टर्स शासकीय दौरों में प्रचार नहीं करेंगे, यानी शासन के काम से कहीं पर दौरा करने जा रहे हैं तो वहां पर वो प्रचार नहीं कर सकते। ठीक। दूसरी बात, जो सरकारी मशीनरी है, सरकारी कर्मचारी हैं, उनका प्रयोग चुनाव प्रचार में नहीं किया जाएगा सत्ताधारी दल के द्वारा। अगली बात, सरकारी विभाग जो होते हैं उनकी अपनी सरकारी गाड़ियां होती हैं, उन गाड़ियों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो हेलीपैड होते हैं राज्यों में, चाहे केंद्र सरकार के नियंत्रण में हो, जो भी हो, तो जो हेलीपैड होते हैं उस हेलीपैड पर एकाधिकार जमाने की कोशिश नहीं की जाएगी कि नहीं हम सरकार में हैं तो हमारा ही हेलीपैड पे कब्जा है, हमारे ही नेता यहाँ उतरेंगे और किसी दल का हेलीकॉप्टर मेरे हेलीपैड मतलब इस हेलीपैड पे नहीं उतरेगा। कुल मिलाकर के जितने भी हेलीपैड हैं उस हेलीपैड पर एकाधिकार राजनीतिक और सत्ताधारी दल का नहीं होगा। ठीक। आगे देखिए, जो गेस्ट हाउस होते हैं, डाक बंगले होते हैं, सरकारी आवास होते हैं, उस पर भी सत्ताधारी दल का एकाधिकार नहीं होगा। हर राजनीतिक पार्टी के नेता इसको यूज कर सकते हैं। ठीक। इसके अलावा जो सरकारी धन होता है उस सरकारी धन का प्रयोग सत्ताधारी दल चुनाव प्रचार में, विज्ञापन में नहीं कर सकते। इसके अलावा कैबिनेट बैठक नहीं हो सकती, यानी कैबिनेट मंत्रियों की बैठक नहीं हो सकती। आचार संहिता में किसी प्रकार की कैबिनेट बैठक नहीं हो सकती। इसके अलावा आप देखेंगे अगर किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर करना है या मान लिया किसी को रिप्लेसमेंट करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाना है, तो ये सारे काम कर तो सकते हैं लेकिन आपको चुनाव आयोग से
पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी उसको अप्रूवल मिलना चाहिए। अगर अप्रूवल नहीं देगा निर्वाचन आयोग तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये सत्ताधारी दलों के लिए कुछ नियम हैं आचार संहिता के समय। इसके अलावा आप देखिए मुख्यमंत्रियों के लिए क्या नियम हैं उसको भी समझते हैं। मुख्यमंत्री सामान्यतः शासकीय दौरे नहीं करेंगे। अगर अपवादिक कंडीशन कुछ है, अपवाद में कहीं जाना पड़ रहा है तो वो जाएंगे, शासकीय दौरा नहीं कर सकते। इसके अलावा आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री के अंडर में एक निधि होती है, फंड होता है, जिसको कहते हैं विवेकाधीन निधि। तो विवेकाधीन निधि का प्रयोग मतलब कुल मिलाकर के उसको पैसा किसी को उस निधि से बांट नहीं सकते, मतलब अनुदान नहीं दे सकते। विवेकाधीन अनुदान, विवेकाधीन निधि से मुख्यमंत्री अनुदान नहीं दे सकते, ना किसी प्रकार के अनुदान की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नई परियोजना की शुरुआत नहीं कर सकते। कोई नई परियोजना की मुख्यमंत्री इस समय शुरुआत नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सड़क निर्माण की घोषणा नहीं कर सकते कि हम यहां से ये हाईवे बनाएंगे या यहां से एक सीवर लाइन डालेंगे, पानी यानी पीने योग्य पानी की व्यवस्था हम करवाएंगे। इस तरह की घोषणाएं मुख्यमंत्री आचार संहिता के समय नहीं कर सकते। इसके अलावा आप देखेंगे जो अधिकारियों के नियम हैं, अधिकारियों संबंधी नियम है, इस पर भी चर्चा करते हैं। अधिकारियों के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, इस पे बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी सरकारी कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, वो एजेंट नहीं बन सकते हैं किसी राजनीतिक पार्टी के। पोलिंग बूथ पर जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी है वो एजेंट नहीं बनेगा। ठीक। दूसरी बात, मंत्री अगर मान लिया कोई मिनिस्टर है अपने निजी आवास पर है, सरकारी आवास की बात नहीं कर रहा हूं, अगर अपने निजी आवास पर वो रुका हुआ है और किसी अधिकारी को अपने घर पर बुलाता है तो ऐसे में अधिकारी उनके घर पर नहीं जाएंगे। ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे ड्यूटी लगने पर ही अधिकारी लोग किसी राजनीतिक सभा में रहेंगे, अदरवाइज वो किसी सभा में नहीं जाएंगे। ठीक। इसके अलावा किस राजनीतिक पार्टी का कहां पर सभा होगी उसके लिए जमीन का आवंटन होता है कि भाई हम यहां पर आज अपनी सभा करने जा रहे हैं। तो अधिकारी क्या करता है कि वो जमीन ऐलान कर देता है कि हाँ ठीक है भाई आप यहां पर कर लीजिएगा। तो अधिकारी किसी भी प्रकार से इसमें भेदभाव नहीं करेगा किसी पार्टी के साथ कि किसी को दे और किसी को ना दे। ये सब भी आप अधिकारियों पर लागू होता है। अब लास्ट में देखते हैं हम लाउड स्पीकर संबंधी जो नियम है उस पर बातचीत करते हैं। तो लाउड स्पीकर का जो नियम है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है यानी गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे ग्रामीण और एक कर लीजिए नगरीय, दो क्षेत्रों में। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें 6 बजे, सुबह 6 बजे से लेकर के यानी 6 AM से लेकर के 11 PM तक आप लाउड स्पीकर का प्रयोग कर सकते हैं। और वहीं नगरीय क्षेत्र में 6 AM से लेकर के यानी सुबह 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये लाउड स्पीकर का नियम हो। तो इस प्रकार के ये सब नियम हो गए। अब आप देखेंगे, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आखिर ये वर्तमान में क्या स्थिति है, चर्चा में क्यों है, इस पर हम आइए बातचीत थोड़ा सा कर लेते हैं। तो वर्तमान में आप जान रहे हैं कि 17वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। किसका? 17वीं लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। ठीक है, 17वीं लोकसभा में चुनाव हो रहा है और जो ये चुनाव होगा वो होगा 7 चरणों में 11 अप्रैल से लेकर के, यानी 7 चरण होंगे इसमें। 11 अप्रैल से लेकर के 19 मई तक 7 चरण हैं। 19 मई तक 7 चरणों में इसका चुनाव होगा। और इसके अलावा आप जानिए कि ये पहली बार होने जा रहा है कि जो बच्चे 21वीं सदी में जन्मे थे, कब? 21वीं सदी में, यानी सन 2000 में जिन बच्चों का जन्म हुआ था वो इसमें पहली बार मतदान करेंगे। पहली बार मतदान करेंगे। जो 21वीं
सदी में जन्मे बच्चे हैं सन 2000 में, वो इसमें इस बार पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। ये भी एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस बार चुनाव आयोग ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सी विजिल, यानी CVIGIL, ये ऐप है। और इस ऐप के माध्यम से इस बार चुनाव आयोग ने सुविधा दी है कि जनरली आप देखते हैं कि चुनाव आयोग जो होता है वही आचार संहिता को मतलब देखती है, अपने नियंत्रण में चलाती है सारी चीज़ें, लेकिन इस बार जनता को अधिकार दिया गया है कि जनता इस ऐप के माध्यम से अगर कोई भी राजनीतिक दल का नेता आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो आप इस ऐप के माध्यम से चुनाव आयोग को सीधे इसकी जानकारी दे सकते हैं। तो ये रहा आज का आप सेशन आदर्श आचार संहिता। मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए, और कोई भी सुझाव हो तो आप दीजिए। लाइक करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए। थैंक यू।